सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हम लोग ग्रुप 15 पढ़ रहे थे एंड पिछले लेक्चर तक मैंने आप लोगों को ग्रुप 15 के अंदर क्या क्या पढ़ा दिया था। हम लोगों ने ग्रुप 15 के अंदर पिछले लेक्चर में उसके हाइलाइट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करने की तरफ चलेंगे और सब लोग जल्दी से एक प्यारी सी एक सुंदर सी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग, और वो हेडिंग रहेगी एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो किस प्रकार एनोमेलस बिहेव करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन से आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय एनोमेलस बिहेवियर? भाई सीधे सा बात है, सीधी सी लॉजिक है। एनोमेलस का मतलब होता है हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने बाद वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में, भले ही वो केमिकल हो या फिजिकल हो, डिफरेंस शो करता है। दैट इज कॉल्ड एज एनोमेलस बिहेवियर। तो यहां पर क्योंकि आप लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर रहे हो और ग्रुप 15 का जो फर्स्ट मेंबर है वो है नाइट्रोजन, तो डेफिनेटली यहां पर नाइट्रोजन क्या करेगा? एनोमेलस बिहेवियर शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि सर वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा नाइट्रोजन तेज चलता है, हमारा नाइट्रोजन एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। तो गाइस सबसे पहला जो आपका रीजन आएगा दैट इज द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन का हो ये क्या हो गया? तो जो हमारा नाइट्रोजन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होना, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से, बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज होने की वजह से हमें ये वाली परेशानी कभी कभी देखने को मिलती है कि नाइट्रोजन अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंस शो करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर मैं गाइस डिस्कस करूं कि नाइट्रोजन किस प्रकार एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, तो सेकेंड लॉजिक आएगा इट इज हैविंग वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने की वजह से इसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा। न्यूक्लियस पावरफुल होने की वजह से क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच के ही रखेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से साइज छोटा हो गया, और जिसके साथ में ये बॉन्डिंग करने जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी पूरी ताकत से अपनी ओर खींच लेगा। तो क्या होगा? दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी ग्रुप मेंबर के पास में ये नहीं होता। अब क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत तकलीफ होगी। इलेक्ट्रॉन तो ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा, उल्टा ये इलेक्ट्रॉन लोगों से खींच लाएगा, छोड़ने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड गाइस चौथा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इसके अंदर बिल्कुल एब्सेंट होगा। डी ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, 2s2 और 2p3। नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से नाइट्रोजन अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंस शो करता है। क्या यहां तक किसी भी तरीके की कोई परेशानी? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? पक्की बात? चलिए ग्रेट। अब हम लोग यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फटाफट से हम लोग नाइट्रोजन की जो भी एनोमेलस प्रॉपर्टीज हम वो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। एक लाइन बना के यहां से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और यहां पर अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फटाफट से दैट व्हाट आर द एनोमेलस प्रॉपर्टीज। क्या क्या एनोमेलस प्रॉपर्टीज ये शो करता है। ठीक है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज आराम से डिस्कस करेंगे, बिना किसी टेंशन के। आराम से इत्मीनान से पढ़ो, एकदम मजे लेके पढ़ो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एनोमेलस प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन हमेशा आपको किस रूप में दिखाई देता है? नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक। नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक बट other group
मेंबर्स आर पॉली एटॉमिक। यूजुअली मुझे यहां पर पॉली एटॉमिक ना लिखते हुए आई शुड राइट टेट्रा एटॉमिक। ये लोग टेट्रा एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक में टेट्रा एटॉमिक। मतलब सर समझा नहीं भाई, जब कभी भी आप नाइट्रोजन को देखोगे, नाइट्रोजन आपको N2 के फॉर्म में दिखेगा, यानी नाइट्रोजन बनाने के लिए 2 एटम्स जुड़ेंगे। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन को छोड़ के फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करूं तो ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या इसके अंदर कोई परेशानी, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो पहला आपका जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि नाइट्रोजन जो होता है वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे टेट्राटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन शोज लीस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन शोज लीस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें सबसे कम प्रॉपर्टी वो कैटेनेशन की शो करता है। सर कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? एक जैसे एटम से कंबाइन हो जाना। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? एक जैसे एटम से कंबाइन होकर एक लंबी चेन बनाना। जैसे तुम्हारी ट्रेन, डब्बा 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 अब्बा चप्पा डब्बा, नहीं, डब्बा 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 डब्बा, एक जैसे डब्बे जोड़ जोड़ के एक लंबी ट्रेन बना ली। एक जैसे डब्बे जोड़ जोड़ के एक लंबी ट्रेन बना ली, वो बोलती है कैटेनेशन। जैसे आपने कार्बन में देखा होगा, भाई कार्बन की आप कितनी लंबी चेन बना लो, आप देखो ना, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन की लंबी चेन बन गई। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता जा रहा है, 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 जुड़ता ही जा रहा है, और एक लंबी चेन बना रहा है। तो क्योंकि कार्बन के पास में पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वो कार्बन के पास है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आप खुद ही देख लो ना, 4 फॉस्फोरस के एटम, 4 आर्सेनिक के एटम, 4 एंटीमनी के एटम एक दूसरे से जुड़कर एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के पास में इतनी ताकत तो है कि वो एक जैसे 4 एटम जुड़ के इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ 2 ही एटम के फॉर्म में जुड़ पा रहा है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों होता है? अगेन रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज। बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज, अपने बहुत ज्यादा छोटे साइज होने की वजह से ये बेचारा क्या करता है? कैटेनेशन शो नहीं कर पाता। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? कैटेनेशन का मतलब एक जैसी लंबी चेन बनाना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नाइट्रोजन is inert at room temperature, is inert or we can say non-reactive, is inert or non-reactive at room temperature as compared to others। यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये लोग रूम टेम्परेचर पे फटाक से रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन नहीं करेगा। क्यों? छोटा साइज है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे किसी भी प्रकार की रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? चलिए हम लोग फटाफट से चौथे पॉइंट की तरफ फिर बढ़ चलते हैं। सर चौथा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों? चौथा पॉइंट आप देखो, इज द कोवैलेंसी। डू यू नो व्हाट इज द वर्ड मीन्स कोवैलेंसी? देखो, जो तुम्हारे पास में नाइट्रोजन है, हम लोग सब जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ये इसका 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसके 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। अब देखो, जब कभी भी नाइट्रोजन को किसी के साथ भी बॉन्डिंग करनी होगी, इसको जब कभी भी किसी के साथ भी XYZ के साथ इसको बॉन्डिंग करनी होगी, ये क्या करेगा? ये इनके साथ में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग कर लेगा। सबसे बेस्ट काम, शेयरिंग कर लेगा। और शेयरिंग करने पर ये बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग सब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनते हैं। और ये वाला जो है, अगर ये अपने पूरे लोन पेयर को किसी को डोनेट कर देगा, अगर ये किसी के साथ ना पूरा लोन पेयर शेयर कर लेगा, तो ये बना लेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
तो अब आप बताओ, नाइट्रोजन का सिर्फ वैलेंशियली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये बात हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाइट्रोजन का सिर्फ वैलेंशियली, नाइट्रोजन का किसी भी एटम का सिर्फ वैलेंशियली पार्टिसिपेट करता है, इनर शेल तो पार्टिसिपेट करने से रहा। तो 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल वैलेंस शेल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक बॉन्ड तो कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है और मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन पा रहे हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 4। यानी नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की वो कितनी होती है? 4। तो आप यहाँ पर देखोगे भी कि अगर आपका नाइट्रोजन किसी के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का मैंने बनाया लोन पेयर, ये इसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाए। मान लो सामने आ गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आ गया एक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, मतलब इस हाइड्रोजन के पास में किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, ताकि इस हाइड्रोजन को भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने का मौका मिले। नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट तो पूरा कर ही लिया है, ये नाइट्रोजन का भी, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा, यानी इसको बोला जाता है NH4 पॉजिटिव आयन, और वी कैन से अमोनियम आयन। इसने क्या बना लिया? अमोनियम आयन। और सिर्फ नाइट्रोजन आपको यही 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देगा मैक्सिमम। दिस इज द मैक्सिमम केस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट द मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, but other group members have 5 और 6 कोवेलेंसी। इनकी कोवेलेंसी 5 या 6 तक जा सकती है। भाई आप लोग सब जानते भी हो, फॉस्फोरस PF5 बनाता हुआ नजर भी आया है, एक फॉस्फोरस से 5 बॉन्ड बनते हुए नजर आएगी नहीं आपको? तो ये तो बहुत सीधी सी बात है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, कोवेलेंसी वाला पार्ट, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये वाला पार्ट मैं इधर का रब कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं बाकी बची हुई बातें, हमारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें। आखिरी वाला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बाकी तो बहुत सारी एनोमेलस प्रॉपर्टी जो आप लोग थ्रू आउट द चैप्टर अभी डिस्कस करते हुए आए हो, बट हमारी जो 5वीं और हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। गाइज, नाइट्रोजन अगर दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होना चाहे, या अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना चाहे, तो क्या होगा? यहां पर पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाइट्रोजन का एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। करेक्ट? चलो अभी तो अपन एक काम करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लेके चलते, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी वो पढ़ा भी चुका हूं। अब क्या होगा? अब नाइट्रोजन के दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, लेट से ये पीला वाला px है और ये नाइट्रोजन का भी पीला वाला लेट से px है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए। उसके अलावा आपको आपके इस प्यारे प्यारे गोलू मोलू नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल ये भी देखने को मिल रहा है, इसे अपन नाम दे देते हैं 2py। तो ये वाले नाइट्रोजन का भी 2py नहीं जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, 2py। अब क्या हुआ? अब इस 2py ने इस 2py के साथ में कर लिया ओवरलैपिंग। देखो ये प्यारू प्यारू सा ओवरलैपिंग हो गया, गुल्लू गुल्लू सा ओवरलैपिंग हो गया, गुड्डू गुड्डू जैसा ओवरलैपिंग हो गया, और एक ओवरलैपिंग ये हो गया पुल्लू पुल्लू सा और पुल्लू पुल्लू सा। तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया और एक पाई बॉन्ड ये हरा वाला बन गया। तो देखो इसको बोलते हैं p ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड का बनना। समझना, p ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड का बनना। अब आप जब 2 नाइट्रोजन लिखते हो तो इन 2 नाइट्रोजन में आप लोग जो 3 बॉन्ड बनाते हो उसमें से एक बॉन्ड तो आप सिग्मा लिख देते हो, ये वाला, लेकिन 2 बॉन्ड आप पाई लिखते हो, और ये दोनों जो पाई बॉन्ड है ये px की वजह से और ये py की वजह से बन रहा है। समझ में आ रही है मेरे लाडले बच्चों तुमको बात? तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया तुम्हारा p पाई बॉन्डिंग। अब सर ऐसा क्यों हुआ? नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ p पाई बॉन्डिंग कर सकता है। समझ गए बात को? इसको मैं रब कर दूं। वैसे मेरे ख्याल से इसमें आपको नोट करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट नाइट्रोजन
being d orbital, nitrogen being d orbital deficient, nitrogen being d orbital deficient have only capacity to form, have only capacity to form p pi bond, but अदर ग्रुप मेंबर्स, भाई अदर ग्रुप मेंबर जो तुम्हारे अदर ग्रुप मेंबर्स हैं, अदर ग्रुप मेंबर्स हैव कैपेसिटी टू फॉर्म, हैव कैपेसिटी टू फॉर्म p pi एंड p pi d pi बॉन्ड्स। मतलब कि कभी कभी ग्रुप 15 का एटम जैसे फॉस्फोरस अपने d ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेगा दूसरे एटम के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं, मैं ये रब कर देता हूं यहां का, मैं इसको रब कर देता हूं, ट्याऊ 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 ट्याऊ। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ऑलरेडी 1, 2 और 3 मान लो R नाम के एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आया यहां पर एक ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन के साथ में भी एक बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन एक वक्त पे डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करना पड़ेगा। फॉस्फोरस के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा ये कौन सा होगा? चलो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। भाई इसके 3s में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके 3p में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसके d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d में। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये गया, ये वाला, 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 ये सारे सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा d ऑर्बिटल वाला, ये d ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन ये इसके 3d को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 2p के अंदर है। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो, ये इसके 2s के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, और ये इसके 2p के अंदर ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये और ये एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2pz वाला, ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है। तो फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ये दोनों ओवरलैप करके यहां पर एक पाई बॉन्ड बना रहे। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा? p pi d pi बॉन्डिंग। इस तरीके की बॉन्डिंग को क्या बोला जाएगा? p pi d pi बॉन्डिंग। क्या है बात मेरे प्यारे लाडलो, तुमको समझ में आ रही है? तो ये बाकी ग्रुप मेंबर के पास में तो पावर होती है, लेकिन आपके नाइट्रोजन के पास में वाली पावर नहीं होती। क्या चीज क्लियर हो गई? चलो इतना नोट करो, फिर इसको रब करके डाई नाइट्रोजन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग डाई नाइट्रोजन, जो इसकी हमारे पास में प्रॉपर तरीके के स्लाइड्स बनी हुई है। जल्दी जल्दी हम उसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, चलिए तो अब जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा कि नाइट्रोजन की एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब गाइस देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जैसा आप लोगों ने अभी नया वाला सिलेबस चेक किया होगा, नए वाले सिलेबस के अंदर जो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, इस ग्रुप 15 के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने हैं, वो पहला पढ़ना है आपको डाई नाइट्रोजन, दूसरा आपको पढ़ना है अमोनिया, और तीसरा आपको पढ़ना है नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स, फॉस्फोरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब यहाँ से हटा दी गई है। तो हम लोग भी यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा प्रॉपरली बिना किसी चिंता के डाई नाइट्रोजन आज की क्लास में ही शुरू कर देंगे। हम लोग आज की क्लास से डाई नाइट्रोजन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और डाई नाइट्रोजन के अंदर जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ गाइज वो सब आप लोगों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, बोर्ड पे जो चीज़ लिखी हुई है उसको अपने जिसको बोलना चाहिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में बात करना। नाउ गाइस व्हाट इज डाई नाइट्रोजन? भाई हम लोग सब जानते हैं डाई नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट जिसको आप लोग N से रिप्रेजेंट करते हो, ये हमेशा नेचर में डाई एटॉमिक गैस यानी कि N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इस N2 को ही इसकी एलिमेंटल स्टेट बोली जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर नाइट्रोजन ये कोशिश करता है कि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है। और इस तरीके से आप देख पाते हो कि दोनों नाइट्रोजन के अपने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सो देयरफॉर नाइट्रोजन आपको हमेशा एक ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा जिसमें दोनों नाइट्रोजन के पास में एक एक लोन पेयर होगा। दिस इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन हमेशा नेचर में N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हम इसे डाई नाइट्रोजन कह के जिसको बोलना चाहिए बुलाते हैं, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं फटाफट से। नाउ गाइस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या क्या है। मतलब अगर आप लोगों को डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर करना हो तो डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने की वो कौन सी टेक्निक्स है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। वैसे सबसे पहली प्रिपरेशन इज द कमर्शियल मेथड। अब आप लोग सब समझ ही गए हो कमर्शियल मेथड का मतलब क्या, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बनती है, जो हाई लेवल पर, जो जिसके अंदर मान लो 1-1 लाख लीटर, 5 लाख लीटर, ऐसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जहाँ पर नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, उस मेथड को अपन कमर्शियल मेथड बोलते हैं। ठीक है, नाउ इस कमर्शियल मेथड के अंदर इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? तो भाई नेचर इज़ द बेस्ट थिंग, नेचर को यूज़ करो। तो जो आपका एयर होती है, आप लोग सब जानते हैं एयर के अंदर नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली 78% होती है, ऑक्सीजन इसके बाद में 21% के आसपास होती है, एंड रेस्ट ऑफ द गैसेज आर इन 1%, है ना। तो नाइट्रोजन क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होता है, हम लोग क्या करते हैं कमर्शियल मेथड में हमारी एयर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब सर कैसे करते हैं? देखो आप लोगों ने एक 9th में और 11th में आपने एक टेक्निक का नाम सुना होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या आपने ये टेक्निक का नाम सुना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? देखो इसके अंदर क्या होता है, नीचे एक इस तरीके का एक फ्लास्क होता है, फिर इस फ्लास्क के ऊपर यहाँ पर इस तरीके का एक डिस्टिलेटर लगा दिया जाता है, फिर इस डिस्टिलेटर से यहाँ पर एक कंडेंसर चलता है, इस डिस्टिलेटर से यहाँ पर इस तरीके से कंडेंसर चलता है, और यहाँ पर आप दूसरी चीज़ को कलेक्ट कर सकते हो। नाउ गाइस होता क्या है, इस डिस्टिलेटर के अंदर बहुत सारी ग्लास की बीड्स होती हैं, ग्लास की छोटी छोटी बीड्स होती है, मैं कहूँ ग्लास के छोटे छोटे छर्रे होते हैं। सर इसका क्या काम होता है? देखो इसका सिंपल सा काम ये होता है कि जो भी आपका लिक्विड यहाँ पर है, बेसिकली लिक्विड का यहाँ पर मिक्सचर होगा, यहाँ पर एक लिक्विड का मिक्सचर होगा, लेट्स से यहाँ पर 2 लिक्विड के मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिक्विड के मिक्सचर है, दोनों लिक्विड का मतलब मान लो लिक्विड A और लिक्विड B, इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क है। तो जब आप इसे नीचे से हीट अप करोगे, जब आप नीचे से इसे हीट अप करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो दोनों ही लिक्विड एक साथ वेपर बन के ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, ए वाला भी और बी वाला भी। लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है, एक का थोड़ा ज़्यादा और एक का थोड़ा कम है। तो क्या होता है, दोनों एक साथ भाप बन जाते हैं। नाउ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वो इन ग्लास के छर्रों में फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से वो वापस से नीचे आकर फ्लास्क में गिरने लगेगा। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इन ग्लास बीड्स को पार करके यहाँ से कंडेंसर में आके यहाँ पर आपके
कंडेंसर में आके वो कंडेंस होके ठंडा होके वापस से ड्रॉप बाय ड्रॉप इस नए वेसल में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो एयर होती है, हम लोग सब जानते हैं हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मेजर गैसेज है, देखो आप। और प्रॉब्लम ये भी है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट देखो ऑलमोस्ट सेम है, इसका 90 और इसका 78 के आसपास, यानी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल डिस्टिलेशन को। तो किया क्या जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, पहले टेम्परेचर बहुत कम करके जो भी तुम्हारी एटमॉस्फेरिक एयर है उसका लिक्विफिकेशन कर लेते हैं। इस चक्कर में आपकी डाई नाइट्रोजन गैस भी लिक्विफाई हो जाती है, ऑक्सीजन भी लिक्विफाई हो जाती है। फिर दोनों का अपन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से जो तुम्हारी ऑक्सीजन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटर में फंस के वापस से लिक्विफाई होके नीचे गिर जाती है। लेकिन डाई नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी लिक्विफाई नहीं होती और वो डिस्टिलेटर को पार करके निकल जाती है और थोड़े दूर लगे हुए कंडेंसर में हम उसको कंडेंस करके इकट्ठा कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। और ये सबसे बढ़िया और सबसे अमेजिंग तरीका है इन्वायरमेंट से, यानी एयर से डाई नाइट्रोजन सेपरेट करने का। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड। अब लेबोरेटरी में क्या करना है भाई? लेबोरेटरी मेथड बहुत इजी है, ये थ्योरी दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से इसको बता देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, अब ये टर्म में घबराना मत। इक्विमोलर, एक्वस, सॉल्यूशन। इक्विमोलर मतलब आप जो पहला कंपाउंड ले रहे हो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और जो आप दूसरा कंपाउंड ले रहे हो, अच्छा इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट। NH4Cl के साथ में आपने क्या लिया, सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2। ये दोनों देखो एक एक मोल है, दोनों के मोल्स हमने बराबर लिए हैं, इसलिए इसको इक्विमोलर बोलते हैं। तो एक तो हमने क्या लिया सोडियम नाइट्राइट, और एक हम लोगों ने क्या लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आपने क्या करा, दोनों का रिएक्शन करा। रिएक्शन करने पर क्या हुआ देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कैसे? यहां का NO2 निकला और यहां से अमोनियम निकला और दोनों जुड़ गए और बन गया NH4NO2, और ये Na और ये Cl, NaCl बन के बाहर हो गया। सर नाइट्रोजन बना रहे, ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? ये जो तुम्हारा अमोनियम नाइट्राइट बना, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम, और NO2 का अपन ने क्या लिखा है, नाइट्राइट, है ना। NO2 इज कॉल्ड एज नाइट्राइट। तो तुम्हारा जो अमोनियम नाइट्राइट है, दिस इज वेरी अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। दिस इज वेरी अनस्टेबल, यानी अगर आपने इसको ज़रा सा हीट करा, ज़रा सी एनर्जी सप्लाई करी, टूट जाएगा, समझे? तो क्या होगा, ज़रा सी हीट सप्लाई करी, टूट गया। तो हमने क्या करा, इसे हीट कर दिया, हमने इसे गर्मी प्रोवाइड कर दी, नोरा फतेही प्रोवाइड कर दी, हाई गर्मी, ठीक है। तो हाई गर्मी जैसे अपन इसको प्रोवाइड करी, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, N2 बन के बाहर मिल गई नाइट्रोजन, बल्ले बल्ले पुर। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर हम लोग सब जानते हैं वाटर बनाता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अभी भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। सो देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप की केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी डिफिकल्ट केमिकल रिएक्शन नहीं है। देखो मैं आपको इसकी रिएक्शन बताता हूँ, ये देखो आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, आप इस रिएक्शन को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। यही हम लोगों ने किया, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा तो आपको NaNO2 मिला, फिर आपने NaNO2 को हीट अप कर दिया, आपने इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया, नाइट्रोजन मिला और वाटर मिला। इज दैट क्लियर टू यू? कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस पैराग्राफ को हम लोग स्टार बना के अपने नोट्स में लिखेंगे। इसके लिए हम लोग स्टार बनाएंगे और सबसे ज़रूरी बात लिखेंगे कि गाइस यहाँ पर आप लोग
इस केमिकल रिएक्शन को, ये जो 2 स्टेप की केमिकल रिएक्शन हो रही है आपके सामने, इस केमिकल रिएक्शन को आप क्यों एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हो? वाई दिस केमिकल रिएक्शन, यानी व्हेन अमोनियम क्लोराइड को जब आप सोडियम नाइट्राइड के साथ ट्रीट करते हो तो आप इस केमिकल रिएक्शन से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को आप क्यों सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करते हो? वाई? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है समझो, ये जो तुम्हारा अमोनियम नाइट्राइड जो बना, जब मैंने इसको हीट करा तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि तुमको सिर्फ नाइट्रोजन और वाटर ही प्रोडक्ट मिले. दीज आर द नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, these are the not only obtained, these are the not only obtained products. इसके अलावा भी आप लोगों को और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? एक आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है और एक आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाता है. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड मिल जाता है. तो बेसिकली हमारे काम का प्रोडक्ट तो नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे काम के प्रोडक्ट के साथ साथ में आपको नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है. तो जो केमिस्ट्री में चीज़ हमारे काम की नहीं होती है वो कहलाती है इम्प्योरिटीज़. सो बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और HNO3 हमारी क्या है? इम्प्योरिटी है. सो बेसिकली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यानी कि हम लोग अगर प्योर नाइट्रोजन लेना चाहते हैं और प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन करना चाहते हैं और उसमें ये दोनों इम्प्योरिटीज ना आए, इसको बचाने के लिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट इस केमिकल रिएक्शन के अंदर करते हैं. जिससे होता कुछ नहीं है, जिससे बस ये होता है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और HNO3 का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट दिखाई देता है. ठीक है, कोई परेशानी? तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इस पॉइंट को प्लीज स्टार बना के लिख लीजिएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा. चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं. अगला एक और बहुत ही लल्लू चप्पू सा, बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, बहुत इजी रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन. भाई अभी तुमको थोड़ी देर पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट सिखाया था मैंने, K2Cr2O7, ये तुम्हारा पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है. अब अगर मैं यहां से पोटेशियम हटा के अमोनियम जोड़ दूं तो ये बन जाएगा अमोनियम डाइक्रोमेट. हम लोग सब जानते हैं अमोनियम आयन पर +1 चार्ज होता है. ठीक है ना, तो यहां पर आपको 2 अमोनियम के आयन लगेंगे क्योंकि Cr2O7 पर -2 चार्ज होता है. ठीक है ना बच्चा लोग, तो ये हो गया तुम्हारा अमोनियम डाइक्रोमेट. जब आपने इस अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करा तो देखो रिएक्शन कैसे टूटी, समझना. यहां से 2 क्रोमियम 3 ऑक्सीजन को लेकर क्रोमियम ऑक्साइड बन के बाहर हो गए. अब वहां पर क्या बचा? 3 ऑक्सीजन निकल के बाहर आ गए. टोटल ऑक्सीजन थे 7. अब ऑक्सीजन कितने बचे? 4. कितने ऑक्सीजन बचे? 4. और यहां पर हाइड्रोजन कितने? 4 2 8. अमोनियम में 2 अमोनियम होने की वजह से अब आपके पास में यहां पर ऑक्सीजन कितने बचे? हाइड्रोजन कितने बचे? 8. सो टेक्निकली 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में प्रेजेंट है. 2:1 के रेशो में प्रेजेंट है. और हम लोग सब जानते हैं 2:1 के रेशो में हमेशा H2O बनता है. ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है. तो अब क्योंकि तुम्हारे पास में 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है, क्या मैं 4 मोल्स ऑफ वाटर नहीं बना सकता? मैं बिल्कुल 4 मोल्स ऑफ वाटर बना सकता हूं. और ये बन गए आपके 4 मोल्स ऑफ वाटर. तो अब वाटर भी बाहर हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड भी बाहर हो गया. तो अब बचा क्या? ऑक्सीजन खत्म, क्रोमियम खत्म, हाइड्रोजन खत्म. अब सिर्फ नाइट्रोजन बचे और नाइट्रोजन के 2 एटम बचे, वो कंबाइन होकर नाइट्रोजन गैस बना लेंगे. वेरी इजी, बहुत इजी, बहुत आराम से होने वाली केमिकल रिएक्शन, बिना किसी परेशानी के होने वाली रिएक्शन. ठीक है बच्चा लोग, देख लो इसको, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इस केमिकल रिएक्शन का. बहुत इजी, आगे बढ़ते हैं.
अब गाइस ये केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप लोग देखते हो कि आप लोगों का इस बार वाला जो टर्म 1 वाला जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसको थोड़ा स्टार बनाकर लिख के रखिएगा, हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। क्या होने वाला है सर इसका? तो बेसिकली देखो होता क्या है, जब कभी भी आपके पास में सोडियम या बेरियम अजाइड होता है, सबसे पहली बात कि सर ये अजाइड क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली अजाइड? तो बेटा अजाइड के अंदर 3 नाइट्रोजन के एटम साथ में होते हैं और इनके ऊपर नेट -1 चार्ज होता है। दिस आयन इज कॉल्ड एज अजाइड आयन। इस आयन को अजाइड आयन बोला जाता है, मतलब 3 नाइट्रोजन के एटम के ऊपर एक -1 चार्ज। समझ गए? तो यहां पर आप देखो इस अजाइड के ऊपर -1 चार्ज है, इजंट इट? इस अजाइड के ऊपर -1 चार्ज है। तो जब इसके बाद में सोडियम आएगा तो हम लोग सब जानते हैं सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और N3 की वैलेंसी -1 होती है, तो Na-N3 ये रहा आपका सोडियम अजाइड। यहां पर ये एक और बोल रहा है बेरियम। नाउ गाइस बेरियम के ऊपर तो +2 चार्ज होता है, तो एक बेरियम पर अगर +2 चार्ज है और एक अजाइड पर अगर -1 चार्ज है, तो हमें इसके लिए 2 अजाइड के आयंस लगेंगे। तो देखो ये बन गया BaN3 होल ट्वाइस। तो ये हो गया तुम्हारा बेरियम एंड सोडियम अजाइड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अजाइड बनाना आ गया सब लोगों को। अब हमें करना क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। इस नाइट्रोजन को बनाने के लिए एक चीज तो मैंने देखी है, बस हीट करो टूट गया, हीट करो टूट गया, हीट करो टूट गया, वही हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा? सोडियम अजाइड को हीट करा। तो हीट अप करने से क्या हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन। सोडियम अलग हो गया, नाइट्रोजन गैस बन के अलग हो गया। बेरियम अजाइड को हीट करा, बेरियम अलग हो गया, नाइट्रोजन गैस बन के अलग हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है। नाउ गाइस ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली कहां यूज करी जाती है और ये केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन कैसा मिलता है? तो सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस होते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन से आपको प्योर, वेरी प्योर और वी कैन से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन मिलता है। कारण समझना, देखो मैं वो कारण समझाता हूं, पीछे बैक में चलते हैं। यहां पर क्रोमियम ऑक्साइड, वाटर है ना, ये देखो नाइट्रोजन के साथ में वाटर भी बन रहा है। अब क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो, समझना मेरी बात को, क्योंकि आप यहां पर हीट कर रहे हो, वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में मिलेगा? नहीं, वाटर वेपर फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर वाटर वेपर और नाइट्रोजन का यहां पर बेसिकली मिक्सचर है। समझ रहे हो बात को मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आपके वाटर का और आपके नाइट्रोजन का एक मिक्सचर चल रहा है, इजंट इट? क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर अपन पीछे चले, यहां पर देखें तो अगेन यहां पर आप देखो, यहां पर अगेन आप हीट कर रहे हो इसको, यू आर हीटिंग इट अप, और हीट अप करने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी आप लोगों को वाटर लिक्विड फॉर्म में लिखा हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन ये भी इंप्योरिटीज मिल रही है। तो खतरा तो यहां पर भी है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर इसको ऐसे देखने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम यहां पर इसे देखने की कोशिश करें तो यहां पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक सोडियम और बेरियम ये सॉलिड फॉर्म में नीचे पड़ा हुआ है और ये गैस बन के ऊपर उड़ रहा है, ये गैस बन के ऊपर उड़ रहा है। तो यहां पर दो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके फिजिकल स्टेट में फर्क है, इसीलिए यहां पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रोजन मिलने का चांस होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये कि ये रिएक्शन कहां यूज करी जाती है? बेटा ये जो तुम्हारी कार्स में जो एयर बैग्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। कार के अंदर जो एयर बैग्स होते हैं उसमें सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड भर दिया जाता है। अब आप कार चला रहे हो, अगर कार का कहीं पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने से जो थोड़ी सी जो हीट जनरेट होती है, उस हीट जनरेट होने की वजह से इंस्टेंटली इसका ब्रेकडाउन होता है सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड का, और ये जो नाइट्रोजन गैस बन के निकलती है ये एयर बैग्स के अंदर भर जाती है
और एयर बैग्स को एकदम से फुला देती है, एयर बैग्स को एकदम से फुला देती है ताकि जो भी इंसान यहाँ पर बैठा हुआ हो वो एयर बैग्स के साथ में कोलॉइड हो जाए और उसको चोट ना आए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट वी कैन मूव। आगे चलते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, ये लो। चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलिए गाइस अब फटाफट से हम लोग हमारे डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। लल्लू चप्पू दी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, डाई नाइट्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक, यहाँ पे वैसे नॉन लिखा हुआ है ये देखो, तो अपन यहाँ से मिटा देते हैं, एंड नॉन टॉक्सिक गैस होती है। भाई चार प्रॉपर्टी तो क्लियर, क्या करना है इसमें, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस होती है। सेकेंड पॉइंट, डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं इस दुनिया में। आप सभी लोग जानते हो, एक नाइट्रोजन जिसका मास 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7, और एक नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है लेकिन मास 14 होता है। इसके अंदर आप लोगों को 7 न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली 8 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, तो न्यूट्रॉन का नंबर इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं फटाफट से। ओके, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी गाइस, इसकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पर अगर आप पानी के अंदर नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व करके देखोगे, तब आपको दिखाई देगा कि अगर आपके पास में 1 लीटर, या मैं कहूँ अगर आपके पास में 1000 ml वाटर है, अगर आपके पास में 1000 ml वाटर है, तो मेरे बच्चों 1000 ml वाटर के अंदर सिर्फ 23.2 ml नाइट्रोजन गैस ही डिसॉल्व होगी। इतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। यानी जिस प्रकार ऑक्सीजन भी पानी के अंदर, मैं आपको सिखाऊंगा, ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होती, नाइट्रोजन भी कोई खास सॉल्यूबल नहीं होती। सर रीजन, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। भाई केमिस्ट्री में कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर दोनों नाइट्रोजन के एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो एक नॉन पोलर गैस पोलर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो भी नहीं सकती, दैट इज वेरी इजी। समझ में आ गई बात मेरे प्यारे बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत कम होती है। हम लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं, 77.2 केल्विन्स पर ये बॉयल हो जाता है, मतलब मान के चलो लगभग -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास की ये बात कर रहा है। और आप लोग जानते हो इस टेम्परेचर पे आप लोगों के पास में लिक्विड नाइट्रोजन होती है, जो आजकल वो इंस्टेंट आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए नहीं इस्तेमाल करी जाती, कि वो आइसक्रीम का पूरा घोल बना के लिक्विड नाइट्रोजन में हाथ डाल के निकालता है तो वो बर्फ बन जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 63.2 केल्विन्स होता है। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, अगर मान लीजिए किसी रूम में नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन का लेवल कम करें, तो गाइस चैप्टर नंबर 5 हमारे केमिस्ट्री में जो सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, वैसे भी पढ़ाना चाहिए था लेकिन सिलेबस के अंदर चेंजेस होने की वजह से हमने वो चैप्टर छोड़ दिया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, वो चैप्टर के अंदर हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, एडजॉर्प्शन। एक्चुअली यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी एडजॉर्ब्ड, इट इज एडजॉर्ब्ड। एडजॉर्ब्ड मतलब सरफेस पर चिपका लेना। जैसे कि मान लो आपके पास में यहाँ पर चारकोल पड़ा हुआ है, ये चारकोल पड़ा हुआ है मान लो, तो यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब आकर इसकी सरफेस पर चिपकते जाएंगे, वो सब आकर इसकी सरफेस पर चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, और आपके रूम में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसके लेवल में कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है, ये एक्टिवेटेड चारकोल अपनी सरफेस पर नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। चलिए नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को ताकि अपन आगे बढ़े। नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे बच्चों आओ, अब हम लोग एक एक करके हमारे डाई नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। भाई केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाऊं? पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नाइट्रोजन जब एक दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है
तब वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बॉन्ड बनाता है। तो दो छोटे छोटे नाइट्रोजन के एटम जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, सो दे ऑब्टेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब ये अपने आप को इतना ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। तो जब ऑलरेडी ये लोग स्टेबल हैं, तो फिर ये अपने इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश क्यों करेंगे? देखो इनका ऑक्टेट भी पूरा है। अच्छा, साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। आपको इसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जो यूजुअली रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। लाइक अभी मेरे आसपास जो रूम टेम्परेचर है क्या होगा? 25 डिग्री, 26 डिग्री के आसपास होगा, चलो 30 होगा। 30 डिग्री टेम्परेचर मतलब कोई इतनी एनर्जी नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके, समझे? तो इसके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा अच्छों का। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। The energy required to break the bond is called as bond dissociation enthalpy। पहले एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, फिर दूसरे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, और ये दोनों तो पाई बॉन्ड थे, और पाई बॉन्ड तो जल्दी टूट जाता है, लेकिन ये जो तीसरा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो टोटल 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो नेट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक तो आपका नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज, एक तो आपके नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज, उसमें देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड, उसमें देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से दोनों एटम नज़दीक आ गए, इससे बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई। बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो इन कारणों की वजह से रूम टेम्परेचर पे तो आपकी गैस एकदम इनर्ट होती है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होती है, एकदम नॉन रिएक्टिव होती है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगी। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों सर? भाई तुमको तो क्या करना है, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एंथैल्पी देनी है, एनर्जी देनी है, और एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही है। भाई एनर्जी एक प्रकार की हीट है, और हीट को मेजर करना टेम्परेचर का काम है। तो हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि फिर ये बॉन्ड टूटने लगेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, और जहां ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कि ये किसी के साथ, ये किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नो रिएक्शन विथ मेटल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शनों में से एक रिएक्शन विथ मेटल। डाइनाइट्रोजन इज नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। नाइट्रोजन को कंबशन नहीं करना, नाइट्रोजन कंबशन करने के लिए कभी नहीं जाएगा, कारण रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव, स्मॉल साइज, ट्रिपल बॉन्ड, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इस वजह से डाइनाइट्रोजन ना तो कंबस्टिबल होगा, ना कंबशन करने में मदद करेगा। जैसे कि आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, हम बोलते हैं कार्बन का कंबशन हो गया। नाइट्रोजन का ऐसा कुछ नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, लेकिन नाइट्रोजन बहुत सारे मेटल्स, नाइट्रोजन बहुत सारे मेटल्स जैसे कि आपका लिथियम, जैसे कि आपका मैग्नीशियम, जैसे कि आपका कैल्शियम, इनके साथ अगर आप इसको हीट कर दोगे एट अ हाई टेम्परेचर, अगर आप इन मेटल्स के साथ इसे हीट कर दोगे एट अ हाई टेम्परेचर, तब नाइट्रोजन रिएक्ट करके नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, तब ये नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जितने भी नाइट्राइड्स बनेंगे दे ऑल आर हैविंग आयोनिक नेचर, यानी कि यहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला गेम नहीं होगा। नाइट्रोजन बोलेगा इलेक्ट्रॉन आन दे भैया, मेटल बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले, बिकॉज मेटल का काम तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है।
नाइट्रोजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी दैट विल बी प्योरली आयोनिक। क्या बात समझ में आ गई? तो जैसे आपने लिथियम की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करी, Li3n का फॉर्मेशन होगा। सर ऐसा क्यों? हम लोग सब जानते हैं एक नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस पर -3 चार्ज होता है, और एक लिथियम एक वक्त पर एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक नाइट्रोजन को 3 लिथियम के साथ में जुड़ना पड़ेगा ताकि ये 3 मिलकर इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे सके, Li3n। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सिमिलरली अगर ये मैग्नीशियम के साथ जाएगा तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है, लेकिन एक मैग्नीशियम एक वक्त पर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो यहां पर क्या करना होगा, टोटल यहां पर 3 मैग्नीशियम लगेंगे, यानी 3 मैग्नीशियम मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन ये 2 नाइट्रोजन आयन मिलकर एक्सेप्ट करेंगे, ये 2 नाइट्राइड आयन मिलकर एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो एक 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, सो 2 मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। एक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो 3 मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो बन गया तुम्हारा मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसे नाइट्राइड बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइड। सो मैग्नीशियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड आर प्योरली आयोनिक इन नेचर। हाँ, लिथियम की आप लोगों को अगर केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर याद हो क्लास 11th का, तो हमने वहां पर एक फजांस रूल करके पढ़ा था कि दुनिया का कोई भी आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो लिथियम का क्योंकि साइज छोटा है, अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम एक्सपोज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके शेल्स कम हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव दिखने की वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओर खींचेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड और लिथियम नाइट्राइड में ज़्यादा आयोनिक कौन है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली मैग्नीशियम नाइट्राइड इज मोर आयोनिक देन लिथियम नाइट्राइड, क्योंकि लिथियम नाइट्राइड एक छोटा मेटल है, छोटा मेटल होने के साथ साथ अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, इसीलिए इसके आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट नेचर थोड़ा ज़्यादा होगा फजांस रूल के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इज द रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब देखो बेसिकली यहां पर जब कभी भी आपका डाइनाइट्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बाकायदा रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगा, बाकायदा रिएक्ट करेगा। लेकिन यहां पर ये जो नाइट्राइड्स बनाएगा वो कोवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन डोनर्स। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर शेयरिंग कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है और ये क्या बन जाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाबर्स प्रोसेस। हाबर्स प्रोसेस पूछे जाने वाले टॉपिक में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाबर प्रोसेस। इनफैक्ट अमोनिया हम लोग आगे चल के पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन देखो ये होता कैसे, आप लोगों ने क्या करा, इन्वायरमेंटल हाइड्रोजन मतलब जो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में भी जो मौजूद है, और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया। तो क्या इनकी रिएक्शन आसान है? नहीं। अगेन अमोनिया बनाना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाएगा बड़े बड़ों का, अच्छों का, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नामक गैस को गुरु 773 केल्विन पर हीट करना पड़ता है। चकते फट्टे 90 गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दिल्ली, 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर, समझ रहे हो, भयानक हाई टेम्परेचर। और प्रेशर तो देख रहे हो 200 ATM, अभी आपके सर पे 1 ATM का प्रेशर है। 1 ATM के प्रेशर में अपन ना जीना मुश्किल हो गया है, मेरा देशवासियों, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। तो 1 ATM प्रेशर पर ही हमारा जीना मुश्किल हो गया, 200 ATM पर क्या करोगे, नाचोगे? तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होना, और अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आयरन को एज अ कैटलिस्ट लेना, और आयरन भी अकेला काम नहीं करेगा, आयरन कैटलिस्ट को भी
एक असिस्टेंट की ज़रूरत होगी जिसको प्रमोटर बोला जाता है, और वो होता है आपका मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम, MO। मॉलिब्डेनम इसका एक एलिमेंट होता है, वो इसका प्रमोटर होता है, यानी कैटलिस्ट का असिस्टेंट। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट और कैटलिस्ट का असिस्टेंट उसका प्रमोटर, इतनी चीजें लगती हैं तब जाकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर अमोनिया बनाता है। और तब भी आप देखो रिएक्शन अभी भी रिवर्सिबल है, यानी अगर इन 1, 2, 3 और 4 फैक्टर में से एक भी गड़बड़ाया, अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना लेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाबर प्रोसेस। जब हम लोग अमोनिया पढ़ेंगे तब हम डिटेल में हाबर प्रोसेस को देखने वाले हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव। ग्रेट। अगली केमिकल रिएक्शन अगेन एक बहुत ही सिंपल सी लल्लू चप्पू सी रिएक्शन है। जब आप ऑक्सीजन नामक गैस के साथ नाइट्रोजन नामक प्राणी का रिएक्शन कराते हो तो क्या ये आसानी से होगा? नहीं। आप देख सकते हो खेल नहीं बच्चों का, तेल निकलेगा अच्छे अच्छों का। यहाँ पर आपको ये केमिकल रिएक्शन बहुत 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 हाई टेम्परेचर, सर कितना लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस यानी 2000 केल्विन्स पर जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ट्रीट करोगे तब आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और अगेन ये रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी। अगर टेम्परेचर कम हुआ, कंडीशन सूटेबल नहीं हुई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड टूट के वापस से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना देगा। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अगेन रिएक्शन इजी है, आई डोंट थिंक कि इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को अपन नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, वी कॉल इट नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज विथ कैल्शियम कार्बाइड। अगली केमिकल रिएक्शन आपको आ रही है कैल्शियम कार्बाइड के साथ। बेटा देखो, कैल्शियम कार्बाइड एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है और ये आप लोगों ने क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया होगा एसिटाइलिन बनाने के लिए। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को जब आप नाइट्रोजन के साथ में हीट करते हो तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां से कैल्शियम और एक कार्बन, दो में से एक कार्बन रहेंगे और ये पूरे के पूरे नाइट्रोजन को खुद से जोड़ लेंगे। CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड बन जाता है और एक कार्बन बाहर हो जाता है। गाइज ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में आपको एक तो कार्बन भी मिल रहा है। अब कुछ लोग इस कार्बन को कोक भी लिख देते हैं, कोक के फॉर्म में मिल रहा है या कार्बन मिल रहा है। मैं तो कहूंगा भाई मुझे कार्बन मिल रहा है। और कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड एक टर्म होती है साइनाइड, साइनाइड CN होता है, साइनाइड CN होता है, लेकिन ये साइनामाइड है। साइनामाइड के अंदर N2 रहता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अगेन अच्छी रिएक्शन है, बढ़िया रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, दिस केमिकल रिएक्शन इज विथ अगेन कैल्शियम साइनामाइड CaN2 का ट्रीटमेंट वाटर के साथ। तो ये केमिकल रिएक्शन आप ये मान के चलो कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इसका कंटिन्यूएशन है। रिएक्शन नंबर 4 में आपको जो कैल्शियम साइनामाइड मिला ये इसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, चलिए तो क्या करा यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हमारे कैल्शियम साइनामाइड को लिया और उसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ करा दिया। सर क्यों करा दिया? ताकि हमें अमोनिया मिल सके। तो यहां पर देखो, दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। ये हाबर प्रोसेस के बाद जो दूसरी प्रोसेस जिससे आपको अमोनिया मिल सकता है ये वो है हाबर प्रोसेस के बाद ये दूसरी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपको अमोनिया मिल सकता है और बहुत इजी है। अच्छा, क्यों किया जाता है? Hence it is used as a fertilizer under the name of nitrolinium. Nitrolinium ये बेसिकली एक प्रकार का बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो मार्केट में नाइट्रोनीलियम के फॉर्म में बिकता है। ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है।
जो नाइट्रोनीलियम के फॉर्म में बिकता है। एक्चुअली नाइट्रोनीलियम CaCN2 प्लस कार्बन का मिक्सचर होता है, इसे नाइट्रोनीलियम बोला जाता है। ये स्टार बना लेना, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसे जेई नीट वाले भी स्टार बना के लिखेंगे, नाइट्रोनीलियम का फॉर्मूला क्या होता है। इनफैक्ट एक ओलंपियाड हुआ था KVPY का, उसमें सवाल आया भी था। तो नाइट्रोनीलियम क्या होता है, CaCN2 प्लस C। अब आप क्या करो, नाइट्रोनीलियम के साथ वाटर मिला दो। मतलब टेक्निकली आप लोगों ने क्या करा समझना, आपने ये जो CaCN2 बनाया ये है ना, आपने ये जो नाइट्रोनीलियम बनाया, ये नाइट्रोनीलियम ये एक फर्टिलाइजर है, ये एक प्रकार का बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को मैंने क्या करा, मेरी जो ज़मीन है जहाँ पर मैं खेती करना चाहता हूँ, मैंने उस पर इसको छिड़क दिया। ज़मीन पर मैंने इसको छिड़क दिया और ऊपर से मैंने इस पर पानी डाल दिया। ऊपर से मैंने क्या करा, इस पर पानी छिड़क दिया। भाई तुम लोग जानते हो खेतों में पानी डालते हैं कि नहीं, तो हमने जैसे खेतों में पानी डालते हैं वैसे हम लोगों ने पानी छिड़क दिया। तो क्या हुआ, नाइट्रोनीलियम के ऊपर जब पानी आकर गिरा खेतों में, जब मैंने पानी दिया तो एक केमिकल रिएक्शन हुई। खेत की मिट्टी में, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, मुझे उसमें एक रिएक्शन होती हुई दिखाई दी। क्या रिएक्शन होती हुई दिखाई दी कि यहां से 2 नाइट्रोजन, यहां से 6 में से 3 हाइड्रोजन लेकर अमोनिया बन के निकल गए। अब क्योंकि यहां पर मेरे पास में 2 नाइट्रोजन है, मैंने यहां से पूरे के पूरे 6 के 6 हाइड्रोजन लेकर अमोनिया बन के निकल गया। एंड दिस अमोनिया इज एक्टिंग एज अ फर्टिलाइजर। ये अमोनिया मेजर रोल प्ले कर रहा है प्लांट के अंदर फर्टिलिटी बढ़ाने का, प्लांट को ग्रो कराने का। और यहां से निकले हुए 3 ऑक्सीजन, यहां पर बचा हुआ कैल्शियम और कार्बन CaC, इस 3 ऑक्सीजन के साथ में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बन के मिट्टी में पड़ा रहता है। सॉल्ट है, मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट रहे, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है उपजाऊता में। हमारी जो मिट्टी की उपजाऊता है वो इस अमोनिया से बढ़ी रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन है। इनफैक्ट रिएक्शन नंबर 4 और रिएक्शन नंबर 5, आप इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे, और कैल्शियम साइनेमाइड वाला काम जो है वो आप इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, व्हाट इज द यूजेस, नाइट्रोजन के हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, हम एक बार फटाफट से वो सारे यूजेस देख लेते हैं। भाई पहला यूज आप लोग सभी समझ गए हो, अमोनिया हमारे लिए कितना जरूरी होता है। अभी हमने देखा फर्टिलाइजर के तौर पर काम आता है अमोनिया, और भी इंडस्ट्रियल लेवल पर हर जगह काम में आता है। तो नाइट्रोजन की मदद से आप अमोनिया बना सकते हो। उसके अलावा आप नाइट्रोजन की मदद से कैल्शियम साइनेमाइड बना सकते हो। कितना अच्छा फर्टिलाइजर है, मिट्टी में छिड़को उपजाऊता है ना, तो बहुत जरूरी है। दूसरा, नाइट्रोजन क्योंकि एक रूम टेम्परेचर पर इनर्ट गैस है, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर एक इनर्ट गैस होने की वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि भाई आयरन और स्टील क्या होता है, अगर इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो टेक्निकली इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री में इसका बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इनर्ट डाइल्यूटेंट्स के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। मतलब इंडस्ट्री के अंदर कोई रिएक्टिव केमिकल आ गया जो आपके लोहे वगैरह को ख़राब कर रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम में भी आता है। उसके अलावा तीसरा रोल, जो तुम्हारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में जानता ही हूं -196 डिग्री सेल्सियस पर रहता ही है। तो ये रेफ्रिजरेंट के तौर पर, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, फूड आइटम्स का प्रिजर्वेटिव, क्रायो सर्जरी या बायोलॉजिकल मैटर को प्रिजर्व करने के काम में भी आता है। बहुत इजी पीजी है। अगला चौथा यूज, इन गैस फिल्ड थर्मोमीटर विच इज यूज फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर। आप लोग देखना, मरकरी एक लिमिट तक ही टेम्परेचर नाप सकता है। मर्क्यूरी जो होता है वो एक लिमिट तक ही टेम्परेचर नाप सकता है, उसके बाद उसका भी सेचुरेशन आ जाता है। इसीलिए हम लोग एक ऐसी गैस का इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी इनर्ट हो, जिसका साइज छोटा हो और वो ज़्यादा किसी तरीके का, जिसको बोलना चाहिए, रिएक्शन ना करे हाई टेम्परेचर पे। तो नाइट्रोजन इज बेस्ट
तो थर्मोमीटर्स के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, जितने भी आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर इसको किया जाता है यूज, ताकि जो आपका टंगस्टन फिलामेंट है, जो आपका टंगस्टन फिलामेंट है उसके रेट ऑफ वोलेटाइलाइजेशन को रिड्यूस किया जा सके। एक्चुअली टंगस्टन एकदम से गर्म होता है, एकदम से वोलेटाइल हो जाता है। अब अगर मान लो आप बल्ब के अंदर ऐसी गैस भर दो जो रिएक्टिव हो, तो टंगस्टन फिलामेंट इतना गर्म हो जाएगा बल्ब के अंदर कि भड़ाम से फूट जाएगा, बूम। तो वो फूटे नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टंगस्टन का वोलेटाइलाइजेशन, टंगस्टन एकदम गर्म होकर वोलेटाइल ना हो जाए, फटने ना लगे, उसको कंट्रोल करने के लिए भी अपन यहां पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड विद दिस हम लोगों का नाइट्रोजन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम अगला लेक्चर शूट करेंगे विथ नोट्स। आप देखो कितना जल्दी और कितना बढ़िया काम हुआ, समझ में सब कुछ आया, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिला, हर चीज़ बेसिक से पढ़ाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके हम लोग स्लाइड्स और नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, जहाँ पर लिटरली हमें समझना है, वहाँ तो फिर आपको मैं पूरा प्रॉपरली बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगा, ये एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म कर रहे हैं। कोई लेक्चर में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में शूट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।